तो मेरे पास क्या आइडिया है कि मैं आपके लेक्चर के बाद जाके खा के आ जाता हूँ ना। आइडिया तो मेरे पास भी अच्छा है, कहाँ की खाऊं मैं समझ में नहीं आ रहा। गंडराज की अच्छी है, हाँ सुप्रीम की बेस्ट है मेरे हिसाब से भी। क्रीम क्रेवर की भी अच्छी है, सही बात। क्रीम क्रेवर बहुत भीड़ पड़ती है यार, टेस्टी है, सही बात है आपकी। उसका चीज़ पुलाव भी अच्छा है क्रीम क्रेवर का। और उसका स्ट्रॉबेरी क्रीम एंड मैंगो क्रीम, बट अभी थोड़ी मिलता होगा मैंगो क्रीम, स्ट्रॉबेरी क्रीम मिल जाएगा ना। पता नहीं कि वापस दिमाग पाव भाजी आ गई यार। पढ़ाई पे ध्यान देते हैं हम लोग यार, ये क्या है ये। चलो let's do it. Yes people, nice nice nice. ना 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 ना। यार वो चैप्टर तो खत्म हो गया था ना। चलो यस यार, लेक्चर को शुरू करते हैं आज। आई होप यू गाइस आर डूइंग वंडरफुल। चलो मैम, एक सवाल का जवाब दो। ए सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, ठीक है। सर छोटा सा एक अटैक आके गया मेरे को। ऐसी उल्टी सीधी बातें मत किया करो मेरे साथ क्लास में। चलो गुंडे, मुझे बता दो फटाफट से कि कौन कौन सी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, कौन कौन से आईएफएससी, ए चलो बुक बंद कर लो सब लोग पहले तो, है ना। बुक बंद रख लो, बुक बंद कर लो। आईएफएससी एक्ट ने, आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट ने कौन कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को नोटिफाई किया है, और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट को ऐड किया है। सब लोग मन में बोलेंगे, आप तेज तेज बोलेंगे। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कौन कौन से? सिक्योरिटीज, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर इंश्योरेंस, क्रेडिट अरेंजमेंट, वंडरफुल, वेरी गुड। फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। डिपॉजिटरी रिसीट, डिपॉजिट्स, वंडरफुल वंडरफुल, 5 पॉइंट है, लेट्स गिव इट टू हर। नेक्स्ट, ये तो जो एक्ट ने नोटिफाई किए थे, उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने और नोटिफाई किए 5, 5 या 4, 5। एयरक्राफ्ट लीज, वेरी गुड। शिप लीज, वेरी गुड। ऑपरेटिंग लीज, इंक्लूडिंग हाइब्रिड ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीज, जबरदस्त। और 2 जिम में होता है ना कि एक तो जिम जाते हैं कोई लोग यहाँ पे, जाते थे अतीत में। जिम में कैसा होता है, एक तो होता है कि नॉर्मली आप जिम जाके आते हो, और एक होता है पर्सनल ट्रेनर। पता है पर्सनल ट्रेनर का फंडा, उसमें एक जन आपके साथ साथ घूमता है पूरा, और ऐसा आपको बोलता है कि 2 और 2 3 और, ऐसे आपको एक्सरसाइज करवाता है ऐसा। तो इनका अलग पैकेज है यहाँ पे, ठीक है। यस मैम। डिपॉजिटरी रिसीट, बुलियन की डिपॉजिटरी रिसीट, वंडरफुल। एक और बच गया, एक और बताना, नहीं तो 5 बार लिखना पड़ेगा। बुलियंस का एक कुछ तो था, ऐसा अजीब सा लगेगा ना। स्पॉट डिलीवरी ऑफ बुलियन, बुलियन वॉल्टिंग, बुलियन, वो कहां से कहां चले जाएंगे हम लोग, सर्विस में। यू हैव टू बी वेरी क्लियर, अपने दिमाग के अंदर पॉइंट्स को स्पेसिफाई करना। आपका दिमाग इधर से उधर लेके जाएगा। तो बुलियन का स्पॉट डिलीवरी इज 1 पॉइंट एंड बुलियन का डिपॉजिट रिसीट इज 1 पॉइंट। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, वेरी गुड। चलिए गुंडे, और हम लोग आते हैं 2 ब्रदर्स पे। चलो यस यारा, अब आप बता दो, ऐसे क्या करो, फंस क्या गए, एग्जाम में पढ़कर आए हो। एकदम इजी पूछता हूं, नेसेसिटी ऑफ आईएफएससी इन इंडियन डोमेस्टिक मार्केट। हाँ एक एक दोनों बता दो, पहले आप बता दो। हाँ हाँ सही हो, क्या पॉइंट है? ए बुक बंद, और आप सब लोग मन में बोलो इसका आंसर। ऑन शोरिंग दी ऑफ शोर फाइनेंशियल सर्विस। उसके बाद में सेकंड क्या था, इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। चलो इसके बाद में बात कर लेते हैं यस गुंडे, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ आईएफएससी। नेसेसिटी अलग है, इंपॉर्टेंस अलग है। हाँ जी, नहीं 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 गुंडे, एकदम आराम से मैं हेल्प कर देता हूँ थोड़ा सा आपको।
इंपॉर्टेंस ऑफ आईएफएससी हमने शुरुआत में ही पढ़ा था, सबसे पहले दूसरे टॉपिक्स में ही, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि पहले पॉइंट में तेरा 3 प्राइमरी कोई बात नहीं, ठीक है, आप इतना टेंशन मत लो। चलो, यस यारा, इंपॉर्टेंस, वेरी गुड। ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ग्लोबलाइजेशन को और इनहैंस कर देंगे हम, ठीक है। फाइनेंशियल एक्सेलरेटिंग द सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ, वंडरफुल। दूसरा पॉइंट, अरे क्या बोला है बच्चे ने, जबरदस्त, कि जो कंपनीज आर सेटल्ड अब्रॉड एंड गिविंग सर्विसेज अब्रॉड, वी हैव टू ब्रिंग देम बैक टू इंडियन सॉइल। उसके बाद में तीसरा पॉइंट, आईएफएससीज आर डेजिग्नेटेड एज इंटरनेशनल जुरिसडिक्शन। है तूफान हो आप लोग, बहुत आसान हो गया चैप्टर। जो सबसे टेढ़ा चैप्टर है वही आपको आसान लगता है, आप उल्टे पैदा हुए हो सब लोग, है ना। जो चैप्टर कभी हुए थे, हाँ ये वाला सब जम रहा है ऐसा, बिकॉज दिस वन गुड थिंग अबाउट दिस चैप्टर इज स्मॉल, बिकॉज इस पे प्रैक्टिकली चीजें हुई नहीं है ना, तो इस चैप्टर में सब चीजें आसान है। बाकी ये चैप्टर थोड़ा सा टेढ़ा है क्योंकि हमारे नॉर्मल शेयर मार्केट से अलग है ये चैप्टर, हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं है ये। चल सर, बहुत अच्छा, मेन सब्जेक्ट पढ़ाओ ही मत, इधर आते हैं हम लोग। नाउ let's revise the entire chapter and let's close it up so that we can start a fresh chapter and we can go ahead in the syllabus. चलिए शुरू से शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले आता है हमारा टॉपिक आईएफएससी होता क्या है। ए रुको, एक छोटू सा टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं ना पहले, स्पेक। चलो, यस, चलो सबसे पहले एकदम आराम से समझना, फोकस हियर, एवरीवन हियर। चलो, बुक ओपन कर लिए तो भी अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए वो भी ठीक है, फोकस इधर करो सब लोग, आ जाओ। यस, आपने पहले उनकी बुक ओपन की, एकदम वजन है आपका, जबरदस्त। चलो इधर आते हैं हम लोग। मान लीजिए मैं आज आता हूं क्लास में और कहता हूं दैट आई वांट टू स्टार्ट अ कंपनी, फोकस हियर एवरीवन, आई वांट टू स्टार्ट अ कंपनी एंड फॉर दैट आई वांट टू रेज मनी। मैं एक कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूं, पब्लिक कंपनी है, तो मैं आप लोगों से पैसा रेज करना चाहता हूं। तो आप लोगों का पहला सवाल क्या होगा, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस क्या करना चाहते हो कंपनी का। सुनो मैं क्या जवाब देता हूं, ये कंपनी का कोई बिजनेस ही नहीं होने वाला है। तो आप बोलोगे हमारे यहां कुछ लिखा है क्या सर। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आता हूं आपके सामने और कहता हूं कि आई एम स्टार्टिंग अ कंपनी एंड आई वांट टू रेज मनी फ्रॉम यू गाइस, एंड कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का कोई बिजनेस नहीं है। तो सर ये पैसे का करोगे क्या आप, पाव भाजी नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं इस पैसे का क्या करूंगा, मैं इस पैसे को इकट्ठा करूंगा। मान लीजिए आप सबसे हजार रुपए लिए, मैंने ऐसे 1 लाख लोगों से, या फिर 1 लाख लोगों से 100 रुपए लिए, 1 लाख लोगों से 100 रुपए लिए। आई हैव गॉट 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ रुपीज विद अ कंपनी विच डज नॉट हैव एनी बिजनेस एक्टिविटी। क्या करेंगे, मैं कह रहा हूं सुनो, मैं दूसरी कंपनी को अक्वायर करूंगा जिसका कोई बिजनेस ऑपरेशन होगा। मेरा कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं है, हमारी कंपनी में जो 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया उसका एक ही पर्पस होगा, इस 1 करोड़ रुपए से वी विल अक्वायर सम अदर कंपनी, वी विल सी सम गुड कंपनी विच हैज सम बिजनेस ऑपरेशन एंड देन वी विल अक्वायर दैट कंपनी। उसके लिए पैसा रेस कर रहा हूं। एक्चुअली अब तो सेंस बन रहा है, जैसे कि आज की तारीख में कोई भी बिजनेस में उतरने के 2 तरीके हैं, ऑर्गेनिक ग्रोथ और इनऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ना, कि छोटा बिजनेस स्टार्ट करो, फिर मेहनत करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। इनऑर्गेनिक ग्रोथ, उस मार्केट में कोई एक कंपनी को खरीद लो और उस बिजनेस को शुरू कर दो। जैसे कि रिलायंस को टॉय बिजनेस में जाना था, बच्चों के टॉय बिजनेस के अंदर, तो रैदर रिलायंस वुड हैव स्टार्टेड अ बिजनेस और धीरे 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 आगे बढ़ता। जैसे रिलायंस ने जियो को शुरू किया, जियो ऑर्गेनिक ग्रोथ किया उसने, लेकिन रिलायंस को लगता था कि यार कहाँ टॉय बिजनेस में ऑर्गेनिक ग्रोथ करेंगे, लेट्स अक्वायर अ कंपनी और वहां से ग्रो करते हैं। सो रिलायंस अक्वायर्ड हैमलीज, उन्होंने हैमलीज को अक्वायर कर लिया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक ग्रोथ। वैसे ही हम सोच रहे हैं कि कहाँ यार ऑर्गेनिक ग्रोथ करेंगे, बालाजी ऑर्गेनिक ग्रोथ है, बालाजी चिप्स, उन्होंने थोड़ा स्टार्ट किया, फिर धीरे 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 बढ़ते हुए बहुत आगे बढ़ गए। अभी वो लेस को compete करते हैं भाई, तो इट इज़ जस्ट के ऑर्गेनिक ग्रोथ है। वहीं कोई और कंपनी जिसको लगता है कि यार रेदर देन ऑर्गेनिक ग्रोथ लेट्स एक्वायर अ कंपनी इन दैट बिजनेस, और बिजनेस शुरू कर लेते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रोथ। हम क्या कर रहे हैं कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ करेंगे, बिजनेस करना है, आप 1 करोड़ रुपए दो, अब आज बिजनेस चालू करूंगा, 10 साल बाद बिजनेस बड़ा होगा, इतना समय नहीं हमारे पास। लेट्स डू वन थिंग, आपके 1 करोड़ रुपए से आई विल अक्वायर एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। लॉजिक तो बन रहा है थोड़ा बहुत, यस। अब सर यहां पे आप ऐसा क्यों बता रहे हो, फोकस है वेरी केयरफुली। ए गूगलिया,
अच्छा, स्पेस नहीं, SPACIFSC, फोकस करना अच्छे से SPAC का मतलब पे। SPAC के बारे में पूरा फोकस क्लास में, एक अलग ही कंसेप्ट है, दुनिया ही अलग है SPAC। हमारे सिलेबस में छोटू सा है, एंड में मैं आपको मस्ती से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप किल कर लोगे, पर पहले उसका बैकग्राउंड समझ लो तो इजी जाएगा। डिस्क्ले हाँ आए तो अब और कैसे करूं, हाँ यस, बहुत अच्छा। SPAC stands for स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। आपने कभी सुना है क्या SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स? क्या होता है SPV? ये लड़की मुझे बोल रही है सर स्पेशल पर्पस व्हीकल। कहाँ से? ऐसे ऐसे ही बाहर से जा रहे थे रास्ते से, राज सर ने देख लिया आपको, बोले इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, इधर आओ, और लाके बिठा दिया। गधो। व्हाट इज SPV ऐसे यारा? ठीक है, कंपनी फॉर्म फॉर पर्टिकुलर पर्पस, बस। उसके बाद बंद हो भी सकती है और कभी कभी SPV भी चलती है लंबे समय तक, तो जरूरी नहीं है। जैसे कि टाटा स्टारबक्स प्राइवेट लिमिटेड इज ए SPV। स्टारबक्स वर्ल्ड वाइड है, टाटास इंडिया में है, टाटास भी वर्ल्ड वाइड है लेकिन इंडिया की कंपनी है। स्टारबक्स को भारत में आना था तो उनको इंडिया में कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाहिए था, तो उन्होंने टाटास को बोला कि एक काम करते हैं, भारत में इंडिया में जो हम कॉफ़ी बेचेंगे वो साथ में बेचेंगे। तो उन्होंने एक नई कंपनी फॉर्म की, टाटा स्टारबक्स प्राइवेट लिमिटेड, और उसके अंतर्गत भारत में स्टारबक्स के सारे स्टोर्स खुले। तो आप भारत में जो भी स्टारबक्स के स्टोर देखेंगे उसके नीचे लिखा होता है टाटा अलायंस, बिकॉज टाटा इज अ पार्टनर ऑफ दैट JV। उन्होंने मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की, उस कंपनी को कहेंगे स्पेशल पर्पस व्हीकल, बिकॉज वो एक कंपनी स्टार्ट हुई है ओनली फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। क्या? इंडिया में लोगों को 500 रुपए की कॉफी पिलानी, ये उनका पर्पस है, मान लीजिए उनका ऑब्जेक्टिव है। तो ये उस ऑब्जेक्टिव से एक कंपनी स्टार्ट हुई है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, अ कंपनी स्टार्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। वेरी इजी। पर्पस किस दिन पूरा हो गया तो बंद हो जाएगी, हो सकता है, और हो सकता है कभी कभी लंबे समय तक भी चलती रहे। जैसे कि विस्टारा एयरलाइंस, दैट इज ऑल्सो अ सेपरेट एंटिटी जो कि सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा ने मिलकर चालू की। तो ऐसा बहुत कॉमन है, ऐसा होता रहता है, इसे कहते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। एग्जाम्पल इंस्पायर अकेडमी। इंस्पायर अकेडमी एंटर्स इनटू इंस्पायर अकेडमी इज इनटू प्रोफेशनल कोर्सेज, एंड से देयर इज सम अदर अकेडमी दैट इज इनटू, इंस्पायर में क्या नहीं पढ़ाते हैं अपन? साइंस, ठीक है ना। एंड देयर इज सम अदर अकेडमी, एक्स अकेडमी, दैट इज इनटू साइंस। तो इंस्पायर डज वेल इन कॉमर्स के फील्ड्स, दैट एक्स अकेडमी इज डूइंग वेल इन साइंस का फील्ड, दैट इज ऑल्सो इन पुणे। सो इंस्पायर एंड दैट एक्स अकेडमी डिसाइड्स लेट्स स्टार्ट अनदर एंटिटी इन चेन्नई। चेन्नई में स्टार्ट करते हैं, हम साइंस भी देंगे, हम कॉमर्स भी देंगे। उसको नाम दिया वाई लिमिटेड। दैट वाई लिमिटेड इज एन SPV created by Inspire and the other coaching center X Limited to do a specific purpose. The purpose is what? चेन्नई के अंदर कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। आर वी अंडरस्टैंडिंग? स्पेशल पर्पस व्हीकल सिंपली मीन्स एक व्हीकल, एक कंपनी जो स्टार्ट की फॉर अ स्पेशल पर्पस। ये वहीं से कंसेप्ट लाया है, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। एक कंपनी स्टार्ट करेंगे जिसका मेन पर्पस क्या होगा? एक्विजिशन ही। ये कंपनी बनेगी, इसका कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगा, ये लोगों से पैसा रेज करेगी, पैसा रेज करके रखेगी और इवेंचुअली उससे क्या करेगी? दूसरी कंपनी को अक्वायर। तो इसका नाम ही कर दिया स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। SPAC SPAC means a company having no operating business, कोई बिजनेस ही नहीं है, having no operating business and formed with the primary objective to effect a business कॉम्बिनेशन सच एज मर्जर अमालगमेशन एक्विजिशन। इनका पर्पस ही क्या है? मर्जर अमालगमेशन एक्विजिशन, या एक्विजिशन करने के लिए कंपनी बनी है, इसलिए इसका नाम भी है स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। हम आते हैं हमारे टॉपिक पे D। यहाँ पे हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है IPO बाय SPAC। लेकिन ये टॉपिक पढ़ाने के पहले मुझे आपको एक्चुअली ये बताना पड़ेगा, ये हमारे सिलेबस में नहीं दे रखा है, व्हाट इज SPAC। ये सिलेबस में नहीं है, बट पढ़े बिना आगे जाएंगे कैसे? तो SPAC बोले तो, हाँ सर कोई भी चीज़ पूछते हैं हम उसका फुल फॉर्म बता देते हैं पहले। स्पेशल पर्पस
एक्विजिशन कंपनी, काफी आसान, एसपीएसी स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी. दिस रिफर्स टू अ कंपनी विच हैज नो बिजनेस ऑपरेशंस. अरे गजब एक्सप्लेनेशन है यार, मैं तो फैन ही हो गया. आप क्या करते हो? हम कुछ नहीं करते. हम लोगों को काम बताते हैं क्या करना है. और आप क्या करते हो? हम कुछ नहीं करते. अ कंपनी विच हैज नो बिजनेस ऑपरेशंस, बट आप करते कुछ तो करते होंगे ना, बट विच इज क्रिएटेड ओनली फॉर एक्विजिशंस. और बड़े बड़े वर्ड लिखूं तो मर्जर्स, amalgamations, etc. That is SPAC. Are we good here? बहुत easy. SPAC refers to a company created only for the purpose of acquisition, which has no business activity. उसका नाम ही है Special Purpose Acquisition Company. बहुत भारी. चल, अब मुझे आपसे क्या चाहिए? मुझे आपसे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस ये 3 सवालों के जवाब चाहिए. क्या 3 सवालों के जवाब? सबसे पहला, अगर एसपीएसी कंपनी आ रही है तो व्हाट आर द कंडीशंस अंडर आईएफएससी एक्ट. याद आ रहा है आईपीओ बाय अनलिस्टेड कंपनी में भी कंडीशन पढ़ा था पहले. हमने एसएमई स्मॉल कंपनी में भी पहले कंडीशन पढ़ा था. दूसरी चीज क्या पढ़ी थी? मिनिमम ऑफर साइज. अब मुझे फिर आप बता देना कि अगर एसपीएसी कंपनी इशू लेकर आती है तो उसका मिनिमम ऑफर साइज कितना होता है. और फिर लास्ट में एक चीज बता देना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है. मैं चुपचाप चला जाऊंगा. आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? बहुत इजी है, खत्म. अब आ जाते सबसे पहले इनकी कंडीशन के ऊपर. एसपीएसी shall be eligible to raise capital through IPO of specified securities on recognized stock exchange IFSC only if. वो IPO कर पाएंगे only if. मतलब ये दोनों पॉइंट क्या है? कंडीशंस. If the primary objective of the issuer is to effect merger, amalgamation, acquisition of shares or assets of a company having business operation. सुनना अच्छे से क्या कह रहे हैं. इसकी एक कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन है that the primary objective of SPAC, जो कंपनी का आप आईपीओ कराना चाहते हो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैज टू बी टू डू मर्जर. अब तीनों का नाम ले लो. एक्विजिशन, अमलगमेशन. लेकिन सुनो ना, हमारा तो कोई बिजनेस नहीं है. हम तो ऐसे ही हैं. अगर हम अक्वायर भी ऐसी कंपनी को कर लेंगे, वो भी ऐसी है, तो क्या फायदा? हमें अक्वायर तो ऐसी कंपनी को करना पड़ेगा ना जिसका कोई बिजनेस ऑपरेशन है. सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एसपीएसी इज टू मर्ज, एक्वायर, अमालगमेट ऑफ अ company with a company having business operation. अरे भाई साहब, मेरा बिजनेस ऑपरेशन नहीं है तो मैं अक्वायर तो ऐसी कंपनी करूंगा जिसका बिजनेस ऑपरेशन होगा, वरना तो क्या हो जाएगा? खेल हो जाएगा. ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एसपीएसी रिफर्स टू अ कंपनी जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज मर्जर, अमालगमेशन, एक्विजिशन ऑफ अ कंपनी व्हिच हैज बिजनेस ऑपरेशन. कितना इजी है. फर्दर दूसरी कंडीशन, द इश्यूअर शुड नॉट हैव एनी ऑपरेट. हमारा जो है ना लड़का, वो कुछ काम नहीं करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता. ऑपरेटिंग बिजनेस हमारी कंपनी का कुछ नहीं होना चाहिए. इधर आ जाओ. देयर हैज टू बी, अरे अभी घूम गया आपको. हाँ, yes, yes, yes. चलो इधर आओ. Primary objective of SPAC should be to acquire, merge, amalgamate in a company which has business operation. And second is SPAC should not have any business operation. SPAC should not have any business operation. तो SPAC दो कंडीशन अगर ये कंप्लाई करते हैं तो SPAC का IPO आ सकता है कि आपका कोई वो तो नहीं है, बिजनेस ऑपरेशन नहीं है, पर आप ऐसी कंपनीज को अक्वायर करते हो जिनका बिजनेस ऑपरेशंस है. आप प्रैक्टिकली का सोचे ना, टाटा सन्स, क्या बिजनेस है टाटा सन्स का? टाटा सन्स का क्या बिजनेस है? जैसे कि टाटा मोटर्स मोटर बेचती है, कार बेचती है. टाटा स्टील स्टील बेचती है. टाटा सन्स क्या आपको लगता है
कोई तो बिजनेस होगा ना टाटा सन्स का। तो टाटा सन्स का कोई बिजनेस नहीं है। टाटा सन्स मियरली होल्ड ऑल ऑफ दीज कंपनीज। तो रतन टाटा साहब टाटा सन्स के शेयर होल्ड करते हैं, और टाटा सन्स टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, जो भी टीसीएस, इन सब के शेयर्स होल्ड करती है। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? तो उसका पर्पस ही क्या है? उसकी खुद की कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, लेकिन वो दूसरे कंपनीज जिनकी बिजनेस एक्टिविटी है उसको क्या करती है? होल्ड करती है। वहीं से इस कंसेप्ट को डेवलप किया है स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी, कि हम एक कंपनी का आईपीओ लेकर आएंगे, पब्लिक से पैसा भी ले लेंगे, और पब्लिक पूछेगी क्या बिजनेस करते हो? कुछ नहीं। हम आपके पैसे से कल को कोई कंपनी अक्वायर करेंगे, जो कंपनी करती होगी कोई बिजनेस ऑपरेशन, दैट इज एसपीएससी। वेरी इजी। अब ये एसपीएससी अगर मार्केट में आईपीओ लेकर आएगा तो इनको तो बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। अरे एक अगर आज आपको खुद का बिजनेस खड़ा करना है तो आप कम पैसों से कर सकते हो। ये क्या बोल रहे हैं, खुद का बिजनेस हम खड़ा नहीं करेंगे, हम तो सीधा कंपनी की कंपनी खरीदेंगे। दे विल नीड अ लॉट ऑफ मनी। याद करो, आईपीओ बाय अनलिस्टेड कंपनी में मिनिमम इशू साइज वाज रिक्वायर्ड टू बी $15 मिलियन था। स्टार्टअप एसएमई के लिए मिनिमम $2 मिलियन था। यहां पे मिनिमम ऑफर साइज क्या लिख दिए ये लोग, मैं बताऊंगा। मैं सबसे पहले पहुंच जाऊंगा, देखना। ये मैं फर्स्ट आया यहाँ पे, देखो $50 मिलियन। कहां 15, कहां 2, और ये क्या कह रहे हैं $50 मिलियन। अगर एसपीएससी को पब्लिक इशू लाना है तो पब्लिक इशू कम से कम होना चाहिए $50 मिलियन का। ओके, उसके आगे लिखा है नॉट लेस देन $50 मिलियन और एनी अदर अमाउंट एज बी स्पेसिफाइड बाय द अथॉरिटी। आईएफएससी अथॉरिटी चाहेगी तो कोई और अमाउंट भी स्पेसिफाई कर सकती है, बट अभी तो क्या कर रखा है $50 मिलियन मिनिमम ऑफर साइज। $50 मिलियन। फिर आता है एक सवाल मिनिमम सब्सक्रिप्शन का, फोकस स्क्रीन पे रखना। हम नॉर्मली मिनिमम सब्सक्रिप्शन में क्या पढ़ते हैं कि कम से कम कितना परसेंटेज ऑफ द आईपीओ शुड बी सब्सक्राइब्ड, एंड सेकंड मिनिमम पीपल कितने होने चाहिए। तो आईपीओ बाय अनलिस्टेड में हमने पढ़ा था मिनिमम 200 पीपल एंड 75%। आईपीओ बाय स्टार्टअप में पढ़ा था मिनिमम 50 पीपल एंड अगेन 75%। तो व्हाट देव सेड आल्सो, देव आल्सो रिटन मिनिमम 75% टू बी सब्सक्राइब्ड। ये तो सेम लिखा है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे 200 या 50 जैसा कोई लिमिट रखा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी इन्वेस्टर कम ही मिलेंगे। क्योंकि आप गजब है ना, मैं आपसे पैसा लूंगा फिर वो कहीं और इन्वेस्ट करूंगा। अब इन्वेस्टर को एक अजीब सा थॉट आता है, सुनो आप मुझसे पैसा लोगे फिर किसी और कंपनी को अक्वायर करोगे, मैं डायरेक्टली उसी कंपनी के शेयर ले लेता हूँ ना। तो हर कोई व्यक्ति नहीं आता एसपीएससी में, लोग आते हैं पर हर कोई व्यक्ति नहीं आएगा। तो 50 to 100 वाला लिमिट यहाँ पे इन्होंने नहीं रखा है, पर इन्होंने एक दूसरा कंडीशन रखा है अलग। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अंदर इसको लिख देता हूं, मिनिमम इसको हम लोग भारत में बोलते तो बोलते 2,50,000, सही है। लेकिन यूएस में तो लाख वैक कुछ होता ही नहीं है, तो इसको वो लोग बोलते हैं 250,000। आई रिपीट अगेन, जैसे कि हम अगर इसको इंडियन रुपीस में कभी बोलते हैं तो 2,50,000 बोलते हैं, तो हम लोग आसान भाषा में तो क्या बोलते हैं $2,50,000। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि डॉलर बोल रहे हो तो आपको लाख नहीं लगा सकते वहाँ पे। तो यहाँ पे आइडियली होता है 250,000। बट अच्छी चीज़ क्या है कि एग्जाम में आपको बोलना ही नहीं है, आपको लिखना है। तो आपको जो मन में बोलना है बोल दो, बट आपको याद रहना चाहिए $250,000, या अगर आपको याद रखना है $250 लाख तो उसको पता तो चलेगा ही नहीं। बस आपको ध्यान रखना है कि $250,000, दिस इज व्हाट मिनिमम $250,000 पर पर्सन इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट। यहां पे नया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट करना है, कि कोई एसपीएससी के अंदर इन्वेस्टर बनना चाहता है, कि आपका आईपीओ आ रहा है, मैं शेयर्स खरीदना चाहता हूं, हर व्यक्ति को कम से कम $250,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। $250,000 से कम का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इंडिया में भी ऐसी लिमिट है, मैं आपको जब आईसीडीआर पढ़ाऊंगा, इंडिया में कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लेकर आती है तो उसका लिमिट है कि उसका आईपीओ में मिनिमम सब्सक्रिप्शन 10,000 से 15,000 के बीच में होता है। अभी कोई भी कंपनी ले लोगे। मनी कंट्रोल, फटाफट से बताओ कि कोई लेटेस्ट आईपीओ, कोई भी लेटेस्ट आईपीओ कहीं दिख रहा है? आईपीओ फोकस हियर सब लोग।
लेटेस्ट आईपीओ, आईपीओ अपकमिंग आईपीओ है नहीं, ये एसएमई का आईपीओ, इसको नहीं देख पाएंगे। ऑल अपकमिंग आईपीओ कोई दूसरा दिखाओ। नहीं यार, कोई आईपीओ ही नहीं है अभी। कोई भी अगर आईपीओ देखते हैं तो आपको मिलता कि उस आईपीओ के अंदर इशू साइज कितनी होती है, इशू साइज इज ऑलवेज 10 to 15,000 के बीच में। तो अभी आईपीओ नहीं है, कोई तो देखना मुश्किल है। एसएमई का आईपीओ है, वो नहीं देख सकते। कोई भी कंपनी का आईपीओ आएगा तो देखना, तो बोलेंगे आप 1000 रुपये का एक शेयर है, तो हर व्यक्ति को कम से कम 10 शेयर तो लेने ही पड़ेंगे, तो हो जाएगा मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू 10,000। तो ये इंडिया में भी रूल है, लेकिन इन्होंने स्पैक में तो बहुत ही ज़्यादा रख दिया है, $250। तो कम से कम उतना इन्वेस्टमेंट हर एक व्यक्ति ने करना ही पड़ेगा। आईएनआर में कन्वर्ट मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो $250,000 का इन्वेस्टमेंट करना है, और बस अगर आपको ये सब याद है तो काम हो चुका है हमारा। एक और कंडीशन रखिए, ये बोनस से याद रख लिया तो मिनिमम ऑफर साइज $50 मिलियन होनी चाहिए, और उसमें से 20% टू बी हेल्ड बाय स्पॉन्सर या प्रमोटर लिखता हूं। इसका मतलब आप अगर इश्यू ला रहे हैं $50 मिलियन का, तो पूरा पब्लिक से $50 मिलियन नहीं ले सकते। मैं आया था क्लास में, आते ही मैंने बोला कि मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें हम आगे किसी और, हमारा कुछ बिजनेस नहीं होगा, किसी और कंपनी को अक्वायर करेंगे, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, आप लोग पैसे दो। लॉ सेज कि आपको पब्लिक से पैसा लेना है, पहले 1 करोड़ का 20%, दैट विल बी 20 लाख। 20 लाख रुपीज हैज टू बी पुट इन बाय द प्रमोटर हिमसेल्फ। तो अगर कभी भी एसपीएससी पब्लिक से आईपीओ कर रहा है तो कम से कम 20% प्रमोटर को अपनी जेब से लगाना जरूरी है। एंड दैट इज ऑल अबाउट एसपीएसी। अब इजी लगेगा, क्यों इजी लगेगा? क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी हमने ऑलरेडी बना ली थी कि नॉर्मल कंपनी अगर आईपीओ लेकर आता है तो उसकी अपनी कंडीशन है कि उसका प्रॉफिट होना चाहिए कितना मिलियन एवरी 3 ईयर, $1 मिलियन फॉर प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। उसका टर्नओवर होना चाहिए $20 मिलियन प्रीसीडिंग ईयर, और उसका नहीं बस इतना सा। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन कंप्लाई करते हो तो आप आईपीओ ला सकते हो। आईपीओ लेकर आओगे, मिनिमम साइज क्या होनी चाहिए आईपीओ की? $15 मिलियन, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए 200 इन पर्सन एंड 75% ऑफ द टोटल शेयर्स, ठीक है साहब। फिर हमने पढ़ा एसएमई का, उसकी कंडीशन आ गई कि कम से कम आपको 10 साल से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए, इनकॉर्पोरेशन से 10 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जितने साल से आप बिजनेस कर रहे हो किसी भी साल में आपका रेवेन्यू $20 मिलियन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, एंड यू शुड बी इन द बिजनेस ऑफ कि आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज को आप इनोवेट कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो, या फिर आपका जो बिजनेस है वो लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। इसके बाद में भी आप आईपीओ लाके भी लिस्ट कर सकते हो, विदाउट आईपीओ भी लिस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप आईपीओ से लिस्ट होना चाहते हो तो आपका आईपीओ का कम से कम सिर्फ मात्र केवल $2 मिलियन का, और उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए 50 लोगों का और 75% का। और इसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हुए मैं अगर यहाँ पर लेकर आता हूँ तो इसी के अंदर से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। स्पैक के अंदर कंडीशन कि इनका पहली चीज, तो मैं सेकंड कंडीशन को पहले बोलता हूँ, इनका खुद का कोई बिजनेस ऑपरेशन होना नहीं चाहिए, और इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मर्जर, अमालगमेशन, एक्विजिशन ऑफ अ कंपनी हैविंग बिजनेस ऑपरेशन। वेरी इजी टू रिमेंबर। देन व्हेनेवर दे आर कमिंग अप विद एन आईपीओ, द आईपीओ शुड बी ऑफ मिनिमम $50 मिलियन, और डायरेक्टली लास्ट पॉइंट पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन 75%। अब 2 एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़े हमने यहाँ पे। 20% स्पॉन्सर या प्रमोटर को खुद से लाना पड़ेगा, और वहां पर हर एक व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट होगा $250,000 या $250,000, जैसा आप लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। आर वी अंडरस्टैंडिंग? वेरी इजी, इजी पीजी ओवर। क्लियर है हम लोग? यस। पेन डाउन कर लो फटाफट से इसको, वहां पे जहां पे आपने बाकी दोनों पेन डाउन किए, बाकी 2 जहां पे पेन डाउन कर रखे हैं, हाँ, बहुत जगह है। नेक्स्ट पेज पे तो जगह है ना? तो बस सुनो क्या करोगे, उसके बाद में नीचे लिखोगे, सुनो सब बताना पड़ता है। पेंसिल दो मुझको। देखो सुनो, यहां पे आपने आईपीओ बाय अनलिस्टेड लिखा है, आईपीओ बाय एसएमई, सिक्योरिटीज इशूड बाय एसएमई लिखा है, उसके बाद में 2 लिख के खाली इतनी सी जगह है। अब सुनो मेरी बात को, क्या कर सकते हैं अपन, लिस्टिंग भी लिख दिया है, 3 चीजें लिखी है, 2 चीजें लिखी है, 2 लिखा है क्या गुंडो? 3 चीजें लिखी है, ठीक है। सुनो मेरी बात को, उसके नीचे आप ऐसा डी बना सकते हो और सिर्फ हेडिंग लिख सकते हो आईपीओ बाय एसपीएसी, सुनना अच्छे से, एंड उसके ब्रैकेट में लिख सकते हो ऑन नेक्स्ट पेज। उससे होगा ये कि आप जब भी सेल्फ स्टडी करोगे आपको समझेगा कि ये
3 चीजें थी या 4 चीजें थी, और तीनों के अंदर सेम रूल फॉलो होता है कि ये कंडीशन मिनिमम ऑफर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कंडीशन मिनिमम ऑफर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, और स्पैक में भी कंडीशन मिनिमम ऑफर मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सुनो 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 सुनो, ठीक है। और फिर इमीडिएटली आपके पास अगर नेक्स्ट पेज पे जगह है तो यहां पर आप वापस लिखोगे डी स्पैक और कंडीशन मिनिमम ऑफर मिनिमम सब्सक्रिप्शन। आर वी अंडरस्टैंडिंग? फुल स्पीड में लिखो, रबर है आपके पास। थैंक यू सो मच। हाँ, ये भी लिखना है व्हाट इज स्पैक, बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये वाला जूम इज इनफ है ना? चलो जल्दी से लिखेंगे फुल स्पीड में। ओफो, चलिए कोई परेशानी? फुल स्पीड में कंप्लीट कर लो यार, जल्दी से जल्दी से, बहुत जल्दी से, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। यस गुंडे, किसके बाद? 20% टू बी हेल्ड बाय स्पॉन्सर और प्रमोटर। प्रमोटर जो व्यक्ति कंपनी स्टार्ट करता है उसी के लिए जनरल वर्ड कह सकते हैं स्पॉन्सर। ट्रस्ट वगैरह में स्पॉन्सर यूज करते हैं हम वर्ड। एक गुंडे हो गया पूरा, बहुत भारी, गुड। तो अब आप बात कर सकते हो ऐसा। उनका तो नहीं हुआ है ना? एक काम अच्छे से हो नहीं पा रहा है और आप अपेक्षा कर रहे हैं। चलिए आओ, यस प्लीज। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, चलेंगे उस तरफ? $250,000 पर पर्सन।
वो कहाँ है, वो बच्ची जहाँ पे बैठती है? अफो अफो। चलिए यार, लेट्स डू इट। इज एवरीवन डन? चलो जल्दी से एकदम सुंदर लिखेंगे और फटाफट लिखेंगे। क्यों नहीं? और काम क्या है वैसे आपको? हाँ, आप ऐसे पूछो कल संडे है। चलिए यार, लेट्स इट नाउ। नहीं, अब मैं नहीं रुकूंगा। मैं नहीं, मुझे मत रोको, मुझे आगे बढ़ने दो। बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया, मुझे पीछे आने दो। यस, चलिए। यस पीपल, लेट्स डू इट। लेट्स डू इट। लेट्स डू अ नाइस रिवीजन ऑफ दिस स्मॉल चैप्टर। लेट्स रैप इट अप। हम लोगों ने इसका ओवरव्यू ऑलरेडी देखा है। ओवरव्यू का एंड में वापस देखेंगे, उसके पहले एकदम धूम धड़ाके के साथ इसका रिवीजन करते हैं। खुली बाहों से स्वागत किया जाए हमारे चैप्टर का, जिसका नाम है IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, IFSCA। सबसे पहले आता है इसका इंट्रोडक्शन। व्हाट इज इट? इट इज अ jurisdiction. IFSC is nothing but a jurisdiction where we have very high concentration of financial institutions. It's a jurisdiction having very high concentration of financial institutions like bank, insurance firms, insurance companies, stock exchanges, fund managers, ये सब लोग साथ में आके यहाँ पे काम करते हैं। Wonderful. An example, GIFT City in Ahmedabad. GIFT का full form बताओगे क्या? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। वंडरफुल। सिटी इन अहमदाबाद। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ आईएफएससी। पहला टॉपिक जिस पे एग्जाम में सवाल आ सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ आईएफएससी। उसकी मेमोरी टेक्निक है जीएसटी इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन से इंडियन सॉइल पे लाना है। जीएसटी, इसका सबसे पहले पॉइंट आता है प्राइमरी 3 रीजंस। जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। This IFSC will play a pivotal role in accelerating financial globalization. It will play a pivotal role, very important role in accelerating financial globalization. GS, socio-economic growth. It will play an invaluable role in accelerating socio-economic growth. अब देखो ना, सेम है। Pivotal, invaluable, role in accelerating globalization of financial services and socio-economic growth. बहुत easily याद रह सकता है। T, transaction, it will help in growth of transaction, contribute to the growth of financial transaction. Financial तो हर जगह पे आएगा ही आएगा। GST, G for globalization, S for socio-economic growth and T for transaction. So it will play a pivotal role in acceleration of financial globalization. It will play an invaluable role in acceleration of socio-economic growth, and it will contribute to the growth of international financial services transactions. सही है, चलो डन। फिर आता है दूसरा, इंडियन सोल। जीएसटी इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन से इंडियन सोल पे लाना है। तीसरा पॉइंट पहले लेता हूं, दैट एज पर फेमा एक्ट IFSCs हैव बीन डेजिग्नेटेड एज इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन। फिर तीसरा आ जाता है, भले ही इंडियन सॉइल पे लाना है, दैट इज पॉइंट 2 हियर। जो भी इंडियन कंपनीज हैं, दे आर वर्किंग अब्रॉड एंड गिविंग सर्विसेज अब्रॉड, वी हैव टू ब्रिंग देम बैक टू इंडियन सॉइल। These are 3 importance of IFSC. इसके बाद मैं ले लेता हूँ सीधा मैं फिजिकल बेनिफिट्स एंड टैक्स बेनिफिट्स ऑफ IFSC. IFSC यूनिट्स के लिए क्या है? इनकम टैक्स एक्ट में इनिशियल 15 ईयर्स में उनको फर्स्ट 10 ईयर, इनिशियल 15 ईयर्स में 10 ईयर्स तक उनको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में आता है AMT, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। इन द न्यू रिजीम देयर इज नो AMT, इन द ओल्ड रिजीम AMT विल बी एट द रेट ऑफ 9%। जबरदस्त। इसके बाद में जाते हैं हम अंडर GST। IFSC जो भी सर्विसेज देता है इंडिया के बाहर, नो GST। जो भी सर्विसेज लेता है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, नो GST। जो भी सर्विसेज लेता है डोमेस्टिकली, नो GST। सिर्फ GST इज एप्लीकेबल ऑन द सर्विसेज दैट IFSC गिव्स डोमेस्टिकली। ठीक है। उसके बाद में लास्ट आता है अदर बेनिफिट्स। अदर बेनिफिट्स में स्टेट सब्सिडी देता है ना उसको, किन किन चीजों के लिए? इलेक्ट्रिसिटी, लीज रेंट, PF कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह के लिए। इसके अलावा और 0 रेट पे टैक्स होता है। क्या क्या? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स,
डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वेरी इजी। इन्वेस्टर के लिए क्या बेनिफिट है? अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टर के लिए आईएफएससी इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि जब भी आप कोई भी सिक्योरिटीज को सेल या बाय करोगे और उसमें कैपिटल गेन टैक्स होगा ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज दैट विल नॉट बी टैक्सेबल। फॉर नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर, उसने जो मनी लैंड की है उस पर उसको इंटरेस्ट आएगा, दैट विल नॉट बी टैक्सेबल। और जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं या फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स हैं, इनके ऊपर इट विल बी टैक्स, द इंटरेस्ट विल बी टैक्स एट द रेट ऑफ ओनली 4%। जीएसटी तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं। और लास्ट आता है अदर बेनिफिट्स, नो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, नो कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड नो स्टैम्प ड्यूटी। जबरदस्त, ये हो गए बेनिफिट्स। फिर आ जाते हैं हम लोग इसको छोड़ के नेसेसिटी ऑफ आईएफएससी इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में आईएफएससी की क्या नेसेसिटी है? ऑन शोरिंग दी ऑफ शोर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स, कि जो भी फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के बाहर उनको ऑन शोर करना है जो ऑफ शोर हो चुके हैं। और दूसरा, इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, उसके पाथ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आईएफएससी। और अदर बेनिफिट में लिख सकते हैं जो भी यंग टैलेंट इंडिया का, उसको इंडिया के बाहर जाने से रोक सकते हैं। फिर आता है आईएफएससी अथॉरिटी। आईएफएससी अथॉरिटी के अंदर सबसे पहली बात करता हूं, ये क्या करते हैं? टू डू डैश एंड डैश ऑफ आईएफएससी, डेवलप एंड रेगुलेट आईएफएससी। दे हैव 3 इंपॉर्टेंट रोल्स टू प्ले देयर। 3 चीजें करते हैं ये, क्वाज़ाई लेजिस्लेटिव, क्वाज़ाई एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। उसके बाद में इन्होंने पावर ली है 4 लोगों से, सेबी से अंडर सेबी एक्ट, एससीआरए डिपॉजिटरीज एक्ट, आरबीआई से अंडर आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड अदर एक्ट्स, आईआरडीए से अंडर आईआरडीए एक्ट एंड पीएफआरडीए से अंडर पीएफआरडीए एक्ट। बहुत इजी हो गया, ठीक है। उसके बाद में इनके फंक्शंस क्या हैं? इनके फंक्शंस हैं 3, टू डेवलप एंड रेगुलेट दी ऑलरेडी नोटिफाइड financial product, financial service, financial institutions, to regulate the newly notified financial product, financial institution and financial product, financial services and financial institutions, and last is to recommend to central government to notify new financial product, financial service, financial institution। इसी से टॉपिक फ्लो करके आ जाता है। बताओ फाइनेंशियल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल प्रोडक्ट में आ जाते हैं सिक्योरिटीज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, डिपॉजिट्स, क्रेडिट अरेंजमेंट, फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट और एनी अदर सिक्योरिटी और इंस्ट्रूमेंट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है। अब देखो एक बार याद हो रहा है क्या? सिक्योरिटी, डिपॉजिट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, क्रेडिट अरेंजमेंट, फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स, जबरदस्त, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अदर इंस्ट्रूमेंट्स नोटिफाइड आर एयरक्राफ्ट लीज, शिप लीज, एनी ऑपरेटिंग लीज इंक्लूडिंग हाइब्रिड ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीज। इसके अलावा 2 पॉइंट, बुलियन स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट एंड बुलियन डिपॉजिट रिसीट। अरे आपको मैंने विक्की से पूछ के बताया था ना, तो विकीपीडिया भी हमको बता रहा था कि बहुत बड़े बड़े बुलियन के एक्सचेंजेस भी भारत में हैं। तो मतलब है बुलियन एक्चुअली बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है एफएससी के अंदर, जबरदस्त। फिर आती है सर्विसेज। तो सर्विसेज में भी आएगी पहले स्पेसिफाइड सर्विसेज अंडर द एक्ट और फिर नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। स्पेसिफाइड तो एकदम ईजी है। स्पेसिफाइड में यहाँ डिपॉजिट है तो वहां पे भी आ जाएगा गिविंग ऑफ डिपॉजिट। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है, एंगेजिंग इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, और बाकी सब फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स सर्विसेज के लिए क्या? प्रोवाइडिंग, इशूइंग, सब्सक्राइबिंग, बाइंग, सेलिंग, मैनेजिंग, सेफगार्डिंग, अंडरराइटिंग, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं। उसके बाद में आता है कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यूली नोटिफाई किए, ये याद होनी चाहिए हमको। कौन कौन से सर्विसेज न्यूली नोटिफाई की थी? पहली, ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स, ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स उन्होंने बना दिए। और बुलियन के 2 पॉइंट बोलना चाहते हो या फिर लास्ट पॉइंट पहले आ रहे हो? लास्ट पॉइंट पे आ जाओ भले। अदर कोर्सेज, फाइनेंस, फिनटेक, साइंस, टेक्नोलॉजी के कोर्सेज बाय फॉरेन यूनिवर्सिटीज। अब 2 पॉइंट और ले आओ, ट्रेडिंग इन बुलियन डिपॉजिट रिसीट्स। बुलियन डिपॉजिट रिसीट की और भी बहुत सारी सर्विस बुलियन को लेके हम क्या कर सकते हैं? वॉल्टिंग कर सकते हैं, सेटलमेंट करते हैं, लोन लेते हैं, कोलेटरल करते हैं, ये सब भी बुलियन के ऊपर होता है। 4 ही थे या 5 थे? 4 ही थे। टिंग टिंग टिडिंग, टॉपिक खत्म। अगर हम यहाँ पे देखते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट ये सारे, उसका फाइनेंशियल सर्विसेज आती है, ये सारी सर्विसेज होगी फाइनेंशियल, बाइंग, सेलिंग, सब्सक्राइबिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट, सेफगार्डिंग, एडमिनिस्ट्रिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ऑफरिंग, मैनेजिंग, अग्रीइंग टू मैनेज फाइनेंशियल प्रोडक्ट, एक्सरसाइजिंग एनी राइट एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल प्रोडक्ट, मेंटेनिंग और ट्रांसफरिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ये भूल गए थे हम, अंडरराइटिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट। और 2 पॉइंट जो इजी टू रिमेंबर है ही सही, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना एंड इफेक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस।
फिर ये तो आपने सारी बता दी, ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स, ट्रेडिंग इन बुलियन डिपॉजिट रिसीट्स, एंड उसके अंदर बुलियन का स्पॉट डिलीवरी को सेटलमेंट करना, वॉल्टिंग करना, लोन लेना, उसको कोलेटरल देना, एक्सेट्रा, एंड लास्ट इज कोर्स ऑफर्ड। फिर आ जाता है इस चैप्टर का सबसे क्रिटिकल पार्ट, लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन आईएफएससी। अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ा है हमने? लिस्टिंग ऑफ ट्रेडिंग एंड सिक्योरिटीज में सबसे पहले जाता है कि आईएफएससी एक्सचेंज में कौन कौन सी सिक्योरिटीज लिस्ट हो सकती है। आईपीओ ऑफ अनलिस्टेड इशूअर, एफपीओ ऑफ लिस्टेड इशूअर, लिस्टिंग ऑफ स्टार्टअप एसएमई, हाँ वो तो पढ़ा है, लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी, लिस्टिंग ऑफ ईएसजी डेट सिक्योरिटीज, इवन वी डू सेकेंडरी लिस्टिंग। आर वी अंडरस्टैंडिंग? और जो एक हमने बाद में पढ़ा है वो यहां पे ऐड हो जाएगा, दैट इज आईपीओ बाय एसपीएसी। देखते हैं यहां पे एग्जैक्ट पॉइंट क्या लिख रखा है इन्होंने, लिस्ट आईपीओ ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय एसपीएसी। तो ये हमारे यहां पे भी आ जाता है, फटाफट से लिख लेंगे वहां पे, आईपीओ ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी भी लिख सकते हो आप, बाय एसपीएसी, आईपीओ ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय एसपीएसी, आईपीओ बाय एसपीएसी। तो ये तो हमने अभी भी पढ़ा, ये भी कंप्लीट हो गया। अब उसको अंदर से आपको याद भी रखना है। अब ये कठिन है थोड़ा सा, तीन चीजें हैं, 1 2 3। आईपीओ ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय अनलिस्टेड इशूअर, सिक्योरिटीज issue of securities by startup and SME, and IPO of specified security by SPAC। ये तीनों हैं एक जैसे। इन सब के अंदर सबसे पहले क्या आएगा? कंडीशंस, फिर आएगा ऑफर साइज, फिर आएगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कंडीशन, ऑफर साइज एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कंडीशन, ऑफर साइज, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। देखते हैं आपको कितना याद है। आईपीओ ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय अनलिस्टेड कंपनी, कंडीशन नंबर 1, देयर प्रॉफिट हैज टू बी एटलीस्ट $1 million इन प्रीसीडिंग 3 years, या फिर और देयर टर्नओवर हैज टू बी 20 million इन प्रीसीडिंग ईयर। बिल्कुल सही है, दोनों में से कंडीशन कंप्लाई होनी चाहिए। मैं सीधा इधर आता हूं, सिक्योरिटीज बाय स्टार्टअप, पहली कंडीशन, not more than 10 years from the date of incorporation must have elapsed. Second, they should have had not exceeded their turnover by 20 million, ये क्या 20 million in any of the preceding year. And last, they should be involved in improvement, innovating, development of any product or service or large scale employment. इसके अंदर वो इन्वॉल्व होने चाहिए। ठीक है सर, दिस एंड दिस एंड दिस इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। अब आते हैं मिनिमम ऑफर साइज। अगर नहीं, इसके बाद इधर कंडीशन आता है आईपीओ ऑफ एसपीएसी। इनका पहला कंडीशन है कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन को मैं पहले बोलता हूं, नो बिजनेस एक्टिविटी। एंड देन अदर कंडीशन इज देयर मेन एक्टिविटी, प्रिंसिपल एक्टिविटी इज व्हाट? मर्जर, एक्विजिशन, अमालगमेशन ऑफ एनी कंपनी विच हैज बिजनेस एक्टिविटी। तो पहला इज यू डू नॉट हैव एनी बिजनेस ऑपरेशन एंड योर प्रिंसिपल प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू अक्वायर, अमालगमेट और मर्ज विद अ कंपनी हैविंग बिजनेस ऑपरेशन। जबरदस्त, बड़े निकम्मक लोग हैं। उसके बाद में आता है ऑफर साइज। अगर आईपीओ हो रहा है स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय एन अनलिस्टेड इशूअर, मिनिमम ऑफर साइज इज $15 million। यहां पर क्या हो जाता है? $2 million, $50 million। माय गुडनेस। और फिर आ जाता है मिनिमम ऑफर के लिए यहां पे कम से कम 200 लोग 75%, 50 लोग 75%, 75%। यहां मिनिमम लोगों का कुछ नहीं है। अब इन्होंने दो नए पॉइंट बढ़ाए, एवरीवन हैज टू इन्वेस्ट एटलीस्ट $250,000 और यहां पे द प्रमोटर हैज टू हैव एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। टिंग टिंग टिंग, खत्म हो जाती बात। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भूल गए हम कि कौन कौन सी एंटिटीज है जो यहां पे सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। एंटिटीज विच आर इन इंडिया, एंटिटीज विच आर आउटसाइड इंडिया, एंटिटीज विच आर इन आईएफएससी। बहुत बढ़िया, दिस इज ऑल्सो डन, सारी कंडीशंस। उसके बाद में स्टार्टअप की सारी कंडीशंस। उसके बाद में हमने पढ़ी एसपीएसी की सारी कंडीशंस। फिर एक छोटा सा टॉपिक आता है लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज, कि डेट सिक्योरिटीज की लिस्टिंग हो सकती है क्या? यस, डेट सिक्योरिटीज की लिस्टिंग हो सकती है। सेम, डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन आईएफएससी, डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय कंपनी इन इंडिया और फॉरेन जुरिस्डिक्शन।
तो डेट सिक्योरिटी जो कि आईएफएससी की कंपनी ने सिक्योरिटी इशू की वो भी यहाँ लिस्ट होगी, डेट सिक्योरिटी जो कि इंडिया में या फॉरेन जुरिसडिक्शन में इशू हुई वो भी लिस्ट होगी, मसाला बॉन्ड भी इशू होंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और सिक्योरिटी को भी नोटिफाई करता है वो भी लिस्ट हो सकता है। तो 4 चीज़ों को इन्होंने स्पेसिफिकली बताया है। फिर हमने मसाला बॉन्ड को ऐसे ही पढ़ लिया अच्छे से, पर यहाँ पे नहीं है। मुझे मसाला बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स विच आर इशूड आउटसाइड इंडिया बट विच आर डिनोमिनेटेड इन इंडियन करेंसी। अरे बहुत जबरदस्त, चलो अरे टिंग टिंग टिडिंग खत्म। उसके बाद में आया सेबी आईएफएससी गाइडलाइंस 2015 और कुछ फुद्दू से टॉपिक पढ़ा इन्होंने। इन्होंने कहा कि अगर भारत में आईएफएससी खुलता है तो कौन स्टार्ट कर सकता है स्टॉक एक्सचेंज, कौन स्टार्ट कर सकता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, और कौन स्टार्ट कर सकता है उसके अंदर डिपॉजिटरी। सबसे पहले आता है कौन स्टार्ट करता है स्टॉक एक्सचेंज। एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और एनी स्टॉक एक्सचेंज वर्किंग इन एनी फॉरेन जुरिसडिक्शन कैन create a subsidiary and start the business of stock exchange in IFSC, but they should hold at least 51% of the total paid up share capital. Remaining 49% of the share capital can be held by any stock exchange, depository, banking company, insurance company, commodity derivative exchange or any public financial institution. अब इसमें easy याद रखना, एनी स्टॉक एक्सचेंज, एनी डिपॉजिटरी, एनी बैंकिंग कंपनी, एनी इंश्योरेंस कंपनी, ये तो बहुत ईजी याद रखने के लिए, एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर आता है लेकिन इनमें से कोई भी व्यक्ति कैन नॉट अक्वायर मोर देन 15%। तो अगर मैं इस पूरे सेंटेंस को वापस रिपीट करूं, हु कैन स्टार्ट स्टॉक एक्सचेंज इन आईएफएससी, एनी स्टॉक एक्सचेंज वर्किंग इन इंडिया or any stock exchange working in a foreign jurisdiction can create a subsidiary to do the business of stock exchange in IFSC, but they should hold at least 51% of the total paid up capital. Remaining shares can be held by banking company, depository, clearing banking company, depository, stock exchange, insurance company, public financial institution. ये लोग ले सकते हैं, but any one of them cannot buy more than 15% shares. कोई भी एक व्यक्ति अलॉन्ग विथ उसकी ग्रुप कंपनीज, उससे रिलेटेड, मतलब रिलायंस बोल रहा है कि मैं 15% लूंगा, जियो भी 15% लेगा, हमारा दूसरा रिलायंस भी 15, नहीं, आपका पूरा ग्रुप मिला के आप, और इनको कहते हैं पीएससी, पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, आप सब लोग मिला के 15% ले सकते हो आपके लोग, तो एक व्यक्ति 15% ही ले सकता है। फिर आता है सिमिलर चीज, हु कैन स्टार्ट क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। वापस बोले, एनी पर्सन वर्किंग द बिजनेस ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया or clearing corporation or stock exchange outside India can start the business of clearing corporation IFSC, but they have to hold at least 51% shares. ठीक है, remaining 49% shares can be held by, देखो, any other stock exchange, clearing corporation, depository, banking company, public financial institution or insurance company, more or less same, but any one of them cannot acquire more than 15% shares. यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, वहाँ पे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन नहीं है, देखो दिख रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है, यहाँ पे कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज नहीं है, बाकी तो सारे पॉइंट सेम ही है ना, इजी याद रखना। अदर स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, अब उन्होंने कहा ठीक है, डिपॉजिट स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज काम कर सकते हैं आईएफएससी में भी, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, इंडिया के क्लियरिंग कॉर्पोरेशन काम कर सकते हैं, डिपॉजिटरी इंडिया के, नहीं 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 नहीं। अब उन्होंने कहानी लिखी, कौन काम कर सकता है इस डिपॉजिटरी अंडर आईएफएससी। दे सेड any foreign depository can act as depository in the IFSC. The condition is just that 51% of total share capital has to be held by depository, clearing corporation, stock exchange, सबको अलाउ कर दिया कि कोई भी होल्ड कर सकता है बस। सर व्हाट इफ an Indian depository wants to act as depository under IFSC, then they have to take approval of SEBI and they have to do ring fencing. They have to take approval of SEBI and they have to do ring fencing. Ring fencing का मतलब कि अगर SEBI ने कभी अलाउ भी किया तो आपको पूरा सेपरेट बिजनेस रखना है, सेपरेट कंपनीज रखनी है कि इंडिया में जो दे रही है और वो जो दे रही है वो एकदम अलग होगी। और लास्ट आता है कि कौन कौन सी है परमिसिबल सिक्योरिटीज, विच ऑल वर द परमिसिबल सिक्योरिटीज अंडर SEBI गाइडलाइंस 2015। उन्होंने लिखा इक्विटी शेयर्स, डिपॉजिटरी रिसीट्स, डेट सिक्योरिटीज का, उसके बाद में 4 डेरिवेटिव, इक्विटी शेयर्स, डिपॉजिटरी रिसीट्स, डेट सिक्योरिटीज, इक्विटी शेयर, डिपॉजिट रिसीट, डेट सिक्योरिटीज, ये रेगुलर। फिर 4 आए डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के कौन से 4 टाइप हो सकते हैं, करेंसी डेरिवेटिव, इंडेक्स डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव एंड हो गया इक्विटी शेयर्स डेरिवेटिव। इंडेक्स डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव एंड इक्विटी शेयर डेरिवेटिव। और इसके साथ पता भी नहीं चलता है और ये पूरा पूरा चैप्टर हो जाता है खत्म। क्या जबरदस्त चैप्टर है सही है सर, सारे चैप्टर ऐसे ही होने चाहिए। इधर आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं। अब एक बार वापस फटाफट से देखते हैं कि यहां से हम बिना नोट्स के बोल सकते हैं क्या। सब लोग नोट्स को बंद कर दो, चलो 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 चलो, जबरदस्त। सिर्फ
जिस दिन आप पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ ओवरव्यू से पढ़ पाओगे तो आपका रिवीजन बहुत ही फास्ट होने वाला है, और उस लेवल पे जाना है आपको कि एग्जाम के एक दिन पहले इतना समय नहीं होता पूरा पढ़ो, तो फटाफट पहले ओवरव्यू से पढ़े, फिर चैप्टर को डिटेल तरीके से पढ़ना है। ओवरव्यू में लिखा है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आईएफएससी इज नथिंग बट अ jurisdiction with high concentration of financial institutions, सबका नाम ले लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल गिफ्ट सिटी अहमदाबाद। उसके बाद में आता है इंपॉर्टेंस, मेमोरी टेक्निक, जीएसटी को इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन से इंडियन सॉइल पे लेकर आना है। जीएसटी जी बोले तो ग्लोबलाइजेशन, एस बोले तो सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ, टी बोले तो ट्रांजैक्शन। अब रुको रुको रुको, ग्लोबलाइजेशन का पॉइंट क्या बनेगा? पाइवोटल रोल इन एक्सेलरेशन ऑफ फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन। अब इसका सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ का पॉइंट क्या बनेगा? इनवैल्यूएबल रोल इन एक्सेलरेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। और ट्रांजैक्शन का बनेगा कि दे प्ले अ मेजर रोल इन द ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। आर वी अंडरस्टैंडिंग? जीएसटी, जीएसटी को इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन, सो आईएफएससी हैज बीन डेजिग्नेटेड एज इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन एज पर फेमा। जीएसटी, जीएसटी को इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन से इंडियन सॉइल पे लाना है। सो दोस कंपनीज व्हिच आर वर्किंग इन अब्रॉड एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज अब्रॉड, दे हैव टू बी ब्रॉट बैक टू इंडियन सॉइल। ये हो गया इंपॉर्टेंस। इंट्रोडक्शन हुआ, ओए 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 ओए, मेरे हाथ में रबर था क्या? सब ठीक हो जाएगा, जादू है यहाँ पे, ठीक है। इंट्रोडक्शन हुआ, इंपॉर्टेंस हुआ, फिर फिस्कल बेनिफिट टैक्स, अरे अब तो याद हो गया ना, हाँ। इनकम टैक्स पहले 15 में से 10 साल, एएमटी न्यू रिजीम में है ही नहीं, ओल्ड रिजीम में 9% हो गया। उसके बाद में जीएसटी सिर्फ भारत में देंगे डोमेस्टिकली तो लगता है, भारत से सर्विसेज ली तो भी नहीं, इंडिया के बाहर दिया लिया तो भी नहीं। उसके बाद में लास्ट आ जाता है स्टेट सब्सिडी देगा हमको किन किन चीज़ों पे? हाँ हाँ, गीत गाते चलो, गुनगुनाते चलो। स्टेट सब्सिडी देगा हमको इलेक्ट्रिसिटी के केस में, पीएफ के केस में और लीज रेंटल के केस में। फिर जीरो रेट पे लगेगा हमारा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इन्वेस्टर के ऊपर भी आता हूं तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जब वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज जो आईएफएससी में है उनको सेल करेगा तो कैपिटल गेन लगेगा नहीं। जो नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर है उन्होंने जो मनी लैंड किया उसके इंटरेस्ट पे उनको टैक्स लगेगा नहीं। और जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स या फिर फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स भी है उनके ऊपर भी टैक्स लगेगा ओनली एट द रेट ऑफ 4%। जीएसटी तो लगता ही नहीं है। अदर बेनिफिट आ जाएगा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स निल रेट पे, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स निल रेट पे और नो स्टैम्प ड्यूटी। जबरदस्त। नेसेसिटी फॉर आईएफएससी फॉर डोमेस्टिक कंपनीज, दो ऑफशोर, ए गुंडो क्या घर से निकाल दिए तुम लोग किसी को? ऑफ शोरिंग द ऑन शोर, जो घर में उसको धक्का मार दो, ऑन शोरिंग द ऑफ शोर। और दूसरा इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, और यंग टैलेंट जा रहे हैं उनको भी रोक सकते हैं। 3 पॉइंट। आईएफएससी अथॉरिटी, फोरम, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद में वो करता है सोशियो नहीं, क्वाजाई लेजिस्लेटिव, क्वाजाई जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के ऊपर आ जाता हूं। सो टू डेवलप एंड रेगुलेट फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, टू रेगुलेट द न्यूली नोटिफाइड फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज, एंड लास्ट आ जाता है क्या? टू रिकमेंड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट के अंदर सिक्योरिटी, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, डिपॉजिट, ट्रेड नहीं क्रेडिट अरेंजमेंट्स, फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गए। और जो नए नोटिफाइड हैं, एयरक्राफ्ट लीजिंग, शिप लीजिंग, ऑपरेटिंग लीजिंग इंक्लूडिंग हाइब्रिड ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीजिंग, बुलियन स्पॉट डिलीवरी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बुलियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, बहुत भारी। और इसी प्रकार से सर्विसेज भी सारी हमको याद आ जाती है। लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग, और उसके बाद में सभी आईएफएससी गाइडलाइंस आती है। लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ तो लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग के अंदर सबसे पहले कौन कौन सी सिक्योरिटीज है? आईपीओ ऑफ अनलिस्टेड, एफपीओ ऑफ लिस्टेड, आईपीओ ऑफ एसएमई स्टार्टअप्स, लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी, लिस्टिंग ऑफ ईएसडी डेट सिक्योरिटी, सेकेंडरी लिस्टिंग एंड आईपीओ ऑफ स्पैक। जबरदस्त। इसके बाद में कौन कौन सी एंटिटीज इश्यू कर सकती है? एंटिटीज इन इंडिया, एंटिटीज आउटसाइड इंडिया, एंटिटीज इन आईएफएससी, नाचो। उसके बाद में 3 पॉइंट आते हैं एबीसी। सबसे पहले अगर आईपीओ कर रही है अनलिस्टेड कंपनी, साथ में करेंगे। उसके बाद में सिक्योरिटीज इश्यू कर रही है स्टार्टअप या एसएमई, और आईपीओ कर रही है स्पैक। कंडीशन सबसे पहले केस के अंदर प्रॉफिट ऑफ $1 million इन प्रीसीडिंग 3 years और टर्नओवर ऑफ $20 million इन प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है, अब मैं इधर आता हूं। मिनिमम ऑफर साइज विल बी $15 million एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन विल बी 275%। ठीक है, फिर मैं नीचे आ जाता हूं। स्टार्टअप के लिए 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन, शुड नॉट हैव elapsed more than 10 years since incorporation. Second, the revenue must have not exceeded $20 million in any year. And last, they should be engaged in improvement, development, innovation of product or service
और दे मस्ट बी जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑन लार्ज स्केल। जबरदस्त। उसके बाद में इनका मिनिमम, अगर ये आईपीओ के माध्यम से, इनके पास चॉइस है, आईपीओ से भी आ सकते हैं, अदरवाइज भी आ सकते हैं। अगर ये आईपीओ के माध्यम से आते हैं देन मिनिमम $2 million, और इनके अंदर मिनिमम 50 सब्सक्रिप्शन आने चाहिए और 75% तो सेम ही है। और लास्ट है स्पेक का। स्पेक की दो कंडीशन, दे शुड नॉट हैव एनी नो बिजनेस ऑपरेशंस। फर्दर, their primary objective is to do acquisition, merger, amalgamation of a company having business operation। ये आईपीओ लाइन के कम से कम $50 million का, और इसके और लास्ट में मिनिमम सब्सक्रिप्शन 75%। दो स्पेशल पॉइंट आते हैं 75% के बाद में। मिनिमम इन्वेस्टमेंट पर पर्सन विल बी $250,000, और यहाँ पर भी आएगा $50 million के नीचे कि एटलीस्ट 25% हैज टू बी हेल्ड बाय द प्रमोटर और स्पॉन्सर। लाइफ इज इजी, डन 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 डन। फिर आता है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, डेट सिक्योरिटीज बाय इशूअर के कौन कौन सी डेट सिक्योरिटीज हैं? डेट सिक्योरिटीज बाय आईएफएससी कंपनीज इन आईएफएससी, डेट सिक्योरिटीज बाय कंपनीज इन इंडिया और कंपनीज आउटसाइड इंडिया, मसाला बॉन्ड, एनी अदर कंपनी नोटिफाइड, एनी अदर सिक्योरिटी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और लास्ट आते हैं सेबी के गाइडलाइंस, आईएफएससी गाइडलाइंस 2015। इसके अंदर सबसे आता है कौन कौन स्टॉक एक्सचेंज बन सकते हैं, कौन कौन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बन सकते हैं, कौन कौन डिपॉजिटरी बन सकते हैं, ऑन परमिसिबल सिक्योरिटी क्या होता है, कौन कौन स्टॉक एक्सचेंज बन सकते हैं, एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और एनी स्टॉक एक्सचेंज डू द बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आउटसाइड इंडिया कैन क्रिएट अ सब्सिडरी for the purpose of stock exchange in IFSC, but at least 51% of the shares have to be held by them. 49% of the shares can be held by these people. नाम बोलो। डिपॉजिटरी, स्टॉक एक्सचेंज, बैंकिंग कंपनी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी। बहुत ईजी है, ठीक है। और एक स्पेसिफिक था यहाँ पे, कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। याद रहे तो अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर आता है दूसरा हमारा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को लेके। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के अंदर भी इंडिया का कोई क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या फिर स्टॉक एक्सचेंज या बाहर का कोई भी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या स्टॉक एक्सचेंज बिजनेस कर सकता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का बाय सेटिंग अप अ सब्सिडरी, बट द कंडीशन इज एटलीस्ट 51% ऑफ द टोटल शेयर्स हैव टू बी हेल्ड बाय देम, रिमेनिंग शेयर्स कैन बी एक्वायर्ड बाय। अब यहाँ पे वही स्टॉक एक्सचेंज, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर एक्स्ट्रा पॉइंट क्या आएगा? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। सारे पॉइंट्स इजीली। फिर आता है डिपॉजिटरी, लेकिन यहाँ लिखा सिर्फ फॉरेन डिपॉजिटरी इंडिया के अंदर डिपॉजिटरी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, फॉरेन डिपॉजिटरी और स्टॉक, लेकिन एटलीस्ट 51% शेयर्स हैव टू बी हेल्ड बाय फॉरेन डिपॉजिटरी और स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। जनरल करके छोड़ दिया, आगे कुछ नहीं लिखा। उसके बाद में आए इंडिया। इंडिया में अगर कोई करना चाहते दो कंडीशन, सेबी का कंसेंट लेना है, दे हैव टू डू रिंग फेंसिंग। ऊपर एक पॉइंट हमें और बोलना है, नो वन कैन होल्ड मोर देन 15% शेयर्स। ऊपर के दोनों पॉइंट में आ गया। फिर आता है परमिसिबल सिक्योरिटी कौन सी होती है? तो सबसे पहले इक्विटी शेयर्स, डिपॉजिटरी रिसीट्स, डेट सिक्योरिटीज। उसके बाद में 4 डेरिवेटिव, इंडेक्स डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव, इक्विटी शेयर डेरिवेटिव एंड करेंसी डेरिवेटिव। टिंग टिंग टिडिंग एंड द चैप्टर इज ओवर। माय गुडनेस, कुछ है ही नहीं। अगर प्रेम से देखें इस चैप्टर को तो इस चैप्टर इज अ वेरी डिफरेंट चैप्टर, फॉर श्योर, आई एग्री, इट्स अ वेरी डिफरेंट चैप्टर, बट कठिन नहीं है। अगर सोच लिया तो सोच लिया। अब गुंडे, हा, वो करो जिसमें आपको बड़ा आनंद आता है। जिस व्यक्ति ने बिल्कुल भी लेक्चर में छुट्टी नहीं ली है या फिर किस चीज से छुट्टी नहीं ली है, वो व्यक्ति वहां पे टिक कर सकता है एकदम हक से कि साहब लेक्चर्स हो चुके हैं। हा, लेक्चर्स आर डन। जो स्टूडेंट को लगता है कि अब सर मैं तो आज घर जाके वापस एक बार रिवीजन भी कर दूंगा इसका, तो एक बार पूरा चैप्टर को रिवाइज करो, डन। अरे छोटे चैप्टर का एक फायदा है ना, संडे मंडे को भी फुर्सत मिली, एक और डन, इसको खत्म ही कर लो। 2-3 बार इसको अगर रिवाइज कर लिया तो एग्जाम के पहले देखोगे तो भी काम हो जाएगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो जब मौका मिलता है रिवाइज करो और एक एक चीज को खत्म करते रहो, तो यू विल फील बेटर। नाउ सर, ओवरव्यू लिखना बाकी है ना, मैं लिखवा देता हूं ओवरव्यू, पर उसके पहले अगला चैप्टर आपको क्या लगता है हम कौन से चैप्टर पे जाने वाले हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग। मन है? नहीं। सो वैसे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सुनो मेरी बात को, हम लोग मस्ती से इंटरेस्टिंग, बड़ा मजा आएगा, हम लोग यहां से इधर रेगुलेशंस चालू कर सकते थे। लेकिन वन मोर थिंग वी कैन डू इज, एक थोड़ा ड्राई चैप्टर है इंटरमीडिएट, इसको अगर कंप्लीट कर लिया तो वील हैव दैट कॉन्फिडेंस कि ऑलमोस्ट 40 मार्क्स का हो गया। क्योंकि ये जो बेसिक्स है ना, ये तो हम बेसिक्स में पढ़ चुके हैं, हमें बस एक बार अच्छे से चैप्टर को गो थ्रू करना है। पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ओवरव्यू वगैरह सब करेंगे, लेकिन ये तो आपको इजी जाएगा। ये तो कभी मैंने आपको बोला ना कि नींद आ रही है कि हाँ चलो चैप्टर पढ़ा देता हूँ, तो भी हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सर आज ही पढ़ा दो। सुनो, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये तो कभी भी हो जाएगा, ये हैवी नहीं है। ये पढ़ लिया तो हमारा 40 मार्क्स ऑलमोस्ट इज डन। फिर हम लोग मन लगा के पढ़ेंगे ये सारे रेगुलेशंस को, क्योंकि यहाँ पे सारे रेगुलेशन है सेबी के। तो फिर क्या है, गेयर चेंज करके पढ़ेंगे
और इसको हम अभी कंप्लीट कर लेंगे. तो नेक्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी चैप्टर नंबर 6 सो दैट विल बी लिटिल रिलैक्स दैट वी आर डन विद द 40 मार्क्स का पोर्शन. चलो यस गुंडे, अभी के लिए आप पहले ओवरव्यू को पेन डाउन कर लो, फिर देखते हैं. ओवरव्यू कहाँ लिखना है? उस चैप्टर के फर्स्ट पेज से सबसे पहला खाली जगह कहाँ पर है? 7.3 तक कुछ जगह ही नहीं है. ए इधर पेज फ्लिप करो. ये क्या किया आपने? ये उसको फूक मार के उड़ा देगा. काश मैं दिखा सकता. उसको क्या हुआ? उसके बालों को क्या हो गया था? इस पे कितना समय दिया मैम आपने? 10 मिनट में हो गया. तो ये किस फील्ड में आ गए हो आप? आप ये करो ना, ये लोगो वोगो बनाने का काम, बड़ा मजा आएगा आपको. चलिए, फर्स्ट पेज पे बिल्कुल भी जगह नहीं है क्या? इतना सा तो लिखना है. नहीं आएगा? हाँ हाँ, तो कोई नहीं आएगा तो नहीं आएगा, मैं आपके साथ हूं. 7.2 पे तो मतलब सुनो सुनो, आपके फर्स्ट पॉसिबल 7.1 नहीं तो 2 नहीं तो 3 ना 4, जहां पे आपको लगता है सबसे अच्छे से आएगा वहां पे लिखो, और फिर पेज नंबर रेफरेंसिंग देनी है अपन को. जैसे कि आपने लिखा है 7.2 पे, तो आप जहां पे चैप्टर शुरू हो रहा है वहां पे लिख दोगे कि ओवरव्यू ऑन पेज नंबर 7.2. जहां पे जगह वहां पे लिख दो. 1 मिनट सर. ओवरव्यू चैप्टर 7, ओवरव्यू चैप्टर 7 लिख के और फिर ये पूरी पूरी कहानी शुरू कर दो. यस सर, बस इतना ही है. हाँ, अब थोड़ी ना बढ़ेगा ये. खत्म, चैप्टर हो गया ना. चलो अच्छा है बस ये. बहुत ऐसा कौन सा जिम करता है वो? और वहां ये वाला बिजनेस किसका है? मोबाइल ऐसे ही रखते हो क्या? अच्छी बात है, कोई यूज भी नहीं करता है. वेरी गुड. थर्ड इज फिस्कल बेनिफिट्स एंड टैक्स एग्जाम्पशंस. फिस्कल बेनिफिट्स एंड टैक्स एग्जाम्पशन. आपको कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन होता है मुझसे भी पूछ सकते हो, और आप नोट्स में अगर पेजेस फ्लिप करोगे तो आपको टॉपिक तो वहां पे मिल ही जाएगा ना. फिस्कल बेनिफिट्स एंड टैक्स एग्जाम्पशन, नेसेसिटी ऑफ आईएफएससी फॉर डोमेस्टिक कंट्री है क्या वो? कंपनी तो नहीं होगा. कंपनी नहीं होगा. कंपनी है क्या? देखो नोट्स में इकोनॉमी है ना. हाँ, ए सुनो, जो मन है वो मत लिखो. कंट्री हो सकता था वो, कंपनी नहीं हो सकता है. आईएफएससी अथॉरिटी, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ आईएफएससी अथॉरिटी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ यूनिट्स एंड सेबी आईएफएससी गाइडेंस 2015. यस, बाकी में तो कोई स्कोप नहीं है गलती करने का.
हाँ हाँ, मेरा जन्म इसी के लिए हुआ है, बोलो आप। कहाँ से? ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ आईएफएससी ए। Is it done, people? Yes, यारों, is it done? Yes. So, मनोज, जल्दी आओ। Yes. हाँ, आप आ जाओ। हा 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 हा। चलिए यारों, नाउ चैप्टर हो चुका है। संभालेंगे अपने आप को सब लोग? संभाल पाएंगे क्या? नहीं संभाल पा रहे हैं? सर हाथ वगैरह धो के आ गए हम। चलिए, सो नाउ 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 आई नो आई नो आई नो आई नो आई विल नॉट बी, हाँ ऐसा मुंह मत बनाओ, ठीक है। द नेक्स्ट टारगेट इज सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएट्स। मुझे पता है, आप जानते हो मेरे को, मैं ऐसा पढ़ाना तो चालू नहीं कर देगा बैक टू बैक वगैरह। एंड आज तो आपके लिए थोड़ा सा मंगवाया भी है कुछ। जीडीपीडी गुस्सा बिल्कुल नहीं होने का, इन लोगों के पेट दुखते हैं बाद में, ठीक है ना, ऐसा नहीं है ना, ठीक है। आप जब पुणे आएंगे ना, मेरे हाथ से खिलाएगा मैं, ठीक है, तो ऐसे मत। मैं आपको बताता हूँ कैसा है। मेरी तरफ से मैं तो ये मानता हूँ, कम से कम मैं मेरी तरफ से मानता हूँ कि मैं आप सब लोगों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि आप लोग भी करते हैं। हाँ 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 हाँ, सुनो मेरी बात। अब उसके अंदर हो सकता है कि कहीं कोई अनबन कभी होती है, बट मैं तो ये मान के चलता हूँ कि एकदम ऐसा ही है। तो कभी भी आओगे ना, तो मैं बिल्कुल एकदम प्रेम से करेगा, तो एकदम ध्यान रखो कि एकदम प्रेम से हाथ से ही खिला देगा आपको, बस। हाँ, तो बस एक काम, मैं एक लाइन में खड़ा रहता हूँ, ठीक है, गधे। तो जीडीपीडी कोई गाली नहीं देगा। अब आपको यस यस यारा बिल्कुल अब कैसा है कि आप लोगों को मैं पढ़ा नहीं रहा, लेकिन जस्ट अ फेयर आइडिया दैट व्हाट विल बी दी इन दिस चैप्टर फॉर 5 मिनट्स, एंड देन आज का लेक्चर जल्दी ओवर करेंगे। अब मस्ती से आइसक्रीम खाएंगे और नए चैप्टर को फुल फ्लेजेड अपन कल शुरू करेंगे। कल मैं सीधा टॉपिक पढ़ा पाऊँ तो मैं बैकग्राउंड अभी देना चाहता हूँ, ताकि कल पढ़ाना मुझे ईजी जाएगा। ये चैप्टर है, इट्स अ वेरी ईजी चैप्टर। दिस वॉज देयर इन द ओल्ड सिलेबस एज वेल, दिस इज देयर इन द न्यू सिलेबस, तो कुछ नया नहीं है। IFSC हैज बीन न्यूली इंट्रोड्यूस्ड। दिस चैप्टर सिंपली सेज, ये मूवी देखी है ना अपन ने, हम साथ साथ है, उसमें वो गाना आता है, आओ तनन अब इनसे मिलो तुम, ये है संदन तान तनन तुन, सबसे नन इन तादास तन। समझ में आया ना? वही है ये चैप्टर, मैं बता रहा हूँ। इस चैप्टर में मैं आपको मिलाऊंगा ऐसे बहुत सारे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट इंटरमीडिएट से। अब क्या होता है, हमने इकोसिस्टम में बड़े बड़े लोगों की तो बात कर ली, बड़े बड़े लोग में आ गए हमारे स्टॉक एक्सचेंज, उस पर पूरा एक्ट है SCRA। डिपॉजिटरी, उस पर पूरा एक्ट है डिपॉजिटरीज एक्ट। उसके SCRA में स्टॉक एक्सचेंज क्या, सेबी एक्ट, उसमें पूरे सेबी के बारे में। तो हमारे इकोसिस्टम में जो जो बड़े बड़े लोग थे उनकी बात हो चुकी है कि स्टॉक एक्सचेंजेस के क्या करते हैं, पावर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, सेबी क्या करता है, डिपॉजिटरी क्या करता है। अब जो बाकी छोटे छोटे इस परिवार के लोग हैं, उसको ये चैप्टर मिलाता है आपसे। चैप्टर से सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएट्स। शुरुआत में सिंपल बताएगा कि इंटरमीडिएट्स का जन्म क्यों हुआ है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंटरमीडिएट्स। फिर इनका एक रेगुलेशन है सबका साथ में, सेबी इंटरमीडिएट्स रेगुलेशन,
कि इंटरमीडिएट्स का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। कल को आपको मस्ती हो जाती है कि मैं भी इंटरमीडिएट बनना चाहता हूं, तो आप कैसे बनते हो, उसका पूरा प्रोसेस आएगा। फिर एक एक करके सबकी बात करेंगे। सबसे पहले घर में सबसे बड़ा मर्चेंट बैंकर, सीरियल नंबर 1। मर्चेंट बैंकर की डेफिनेशन क्या है, मर्चेंट बैंकर की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके लिए सेबी का रेगुलेशन है क्या, और क्या नेटवर्थ होगी तो आप मर्चेंट बैंकर बन सकते हो। ये पहले व्यक्ति से मिले, चलो आगे भागो, फिर मर्चेंट बैंकर भागता हुआ चला जाएगा है ऐसा, फिर ये आपके घर में दूसरा व्यक्ति है। सीरियल नंबर 2 रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, फिर उसकी डेफिनेशन, फिर उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर उस पर कोई रेगुलेशन है क्या, और उसका नेटवर्थ क्या है कि अगर आप बन सकते हो। फिर ये भाग के चला जाएगा। घर में जैसे कि 10-15 बच्चे हैं, उनसे मिलाया जा रहा है आपको बस। उसके बाद में आए बैंकर टू एन इशू, फिर बैंकर टू इशू के बारे में, उसका रेगुलेशन है क्या, उसका नेटवर्थ रिक्वायरमेंट है क्या, डिबेंचर ट्रस्टी। आप इस चैप्टर में देखो, जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे तो आप पहले मिल लिए, आप छोटे लोगों को साथ में बुला रहे हैं, लाइन में खड़ा किया सबको कि मर्चेंट बैंकर है, चलो। ऐसा होता है ना कि चलो भाभी को हाय बोलो, भाभी कोई पोएम बना के सुनाओ, वो सब होगा यहाँ पे। ये आके बताया कि ऐसा 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 हो रहा है, और ऐसे करके आपको 7-8-10 लोगों के बारे में मिलाना है। इनका बस चलता तो ये हर एक के ऊपर एक पूरा चैप्टर रखते हैं, जैसे डिपॉजिटरीज एक्ट, सेबी एक्ट, SCRA एक्ट, लेकिन इनका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है ना। SCRA में हमने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ा, सेबी एक्ट में हमने सेबी के बारे में पढ़ा, डिपॉजिटरीज एक्ट में डिपॉजिटरी के बारे में पढ़ा, ये हर चैप्टर में आएंगे। अभी हमने चैप्टर पढ़ा IFSC का, उससे तो हमारा रिलेशन भी नहीं था, लेकिन अगर हम जानते ही नहीं स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, डिपॉजिटरी क्या होता है, तो हम उसको पढ़ ही नहीं पाते, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होता है, तो वो हर चैप्टर में चाहिए होंगे। लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि नहीं, ये कभी कभी कैमियो करेंगे, पूरे मूवी के कुछ सीन में आएंगे ये लोग पीछे से करते हुए, अरे मेरी उंगली कट गई, कुछ कर दो, ऐसे छोटे मोटे सीन में आएंगे कि अगर आपको बायबैक करना है तो यू हैव टू अपॉइंट अ मर्चेंट बैंकर, देन यू हैव टू गो टू रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। ये छोटे छोटे लोग आते रहेंगे, इनको मिलाऊंगा। इसके बारे में आपने ऑलरेडी सुना है बहुत बार, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। हम जब डिपॉजिटरी में डीमर्टलाइजेशन पढ़ रहे थे तो इशुअर के साथ में लिखा होता था इशुअर और रजिस्ट्रार, ये वो रजिस्ट्रार है। तो अब वो बात करेंगे, अरे हाँ आपके बारे में तो हमने सुना हुआ है, और ऐसे करके इस पूरे के पूरे टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। एंड दैट इज ऑल अबाउट इंटरमीडिएट्स। दिस विल एंड अप टू बी अ वेरी इजी चैप्टर, another easy chapter. It's not a very complicated chapter. You have to meet a lot of people, and once this chapter is done, then a nice journey of securities law starts. ये तो कैपिटल मार्केट था इन अ वे, फिर सिक्योरिटीज लॉ स्टार्ट हो जाते हैं, फिर बड़ा मजा आता है, और धीरे 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 चढ़ाई को हम लोग चढ़ते रहते हैं। अब जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ चुकी है। That was the basic background of this chapter, so that tomorrow I can start this chapter. You can chill. We are leaving this lecture early. Tomorrow we're going to have the lecture at regular time. मजे से मिलेंगे और कल इस चैप्टर पढ़ेंगे। खेलो को ऐश करो एंड एंजॉय योरसेल्फ। यप यारों, बाय बाय। और कोई भी फ्लेवर को गाली नहीं देगा। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आपका सबसे अच्छा फ्लेवर कौन सा है, वो ले आना, ठीक है। तो जो उनका सबसे बचा हुआ फ्लेवर था वो आता है, ठीक है। चलो खेलो को ऐश करो। नहीं, इट्स अ वेरी गुड फ्लेवर। एंजॉय योरसेल्फ, बाय।